हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर इन इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। बेसिक्स है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक। तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिकल के कि जितने भी सर्किट को आप देखते हो जिसमें रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, डायोड होते हैं, सोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्किट से स्टार्ट करूंगा कि वो सर्किट के एक लो फॉर्म से एक हाई फॉर्म तक मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले कोई भी सर्किट है जो इलेक्ट्रिकल आप सर्किट देखते हो या मैग्नेटिक सर्किट देखते हो, तो कोई भी सर्किट है वो सिर्फ दो ही एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। फर्स्ट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि जो एलिमेंट सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। जो एलिमेंट सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। कहने का मतलब इट इज रिस्पॉन्स, इट इज डिलीवर एनर्जी टू द सर्किट। ये सर्किट को एनर्जी क्या करता है, डिलीवर करता है। ओके, फॉर एग्जांपल सोर्सेज, सोर्सेज। जितने सोर्सेज होते हैं वो सर्किट को क्या करते हैं, एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक। कोई भी सर्किट को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सोर्सेज के द्वारा। लिख सकते हो वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट, या लिख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, वोल्टेज और करंट सोर्स के अकॉर्डिंग। ओके, सेकेंड इज पैसिव एलिमेंट। अब बात आती है पैसिव एलिमेंट क्या होता है। तो पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो कि सर्किट के एनर्जी को कंज्यूम करता है, जो सर्किट से एनर्जी को लेता है। इट इज कंज्यूम एनर्जी टू द सर्किट। एग्जाम्पल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, और कैपेसिटर और डायोड। ये एलिमेंट होते हैं जो कि सर्किट के एनर्जी को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आगे बताऊंगा कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को कैसे कंज्यूम करते हैं और किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। ओके, तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक। अब देखो, this is called the resistance, it is inductor and it is capacitor. Three types of elements. Okay, in this element current is I, in this element current is I, and in this element current is I. Okay, तीनों में I करंट फ्लो हो रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा V इक्वल टू आई एक्स, या V इक्वल टू आई ओमेगा एस, या V इक्वल टू आई 2 पाई एस। ओके, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा V इक्वल टू आई एक्स सी, या V इक्वल टू आई 1 अपॉन ओमेगा सी, या V इक्वल टू आई 1 अपॉन 2 पाई एस सी। ओके, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो होगा आई एक्स सी, आई 1 अपॉन ओमेगा सी, और आई 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो होगा आई एक्सएल, आई ओमेगा एल, एंड आई 2 पाई एफ एल। ओके, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा वी इक्वल टू आई आर। ओके,
तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में ये एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब बात आती है कि जो एनर्जी कंज्यूम किए रहते हैं, ये एनर्जी कंज्यूम किया और ये एनर्जी कंज्यूम किया, तो ये एनर्जी तो भाई डिस्ट्रॉय होती नहीं है। जो एनर्जी अगर डिस्ट्रॉय होनी होती, ऐसा थ्योरम ही नहीं है कि एनर्जी क्या हो, डिस्ट्रॉय हो, वो कहीं ना कहीं फिर क्या होती है, यूज होती होगी। तो जो रेजिस्टेंस एनर्जी कंज्यूम किया रहता है वो हीट में डिसिपेट करता है। हीट डिसिपेशन होता है रेजिस्टेंस में। कैपेसिटर जो एनर्जी कंज्यूम करता है लाइक करंट ही होता है, और इंडक्टर का भी यही केस होता है। ओके, लेकिन रेजिस्टेंस जो एनर्जी कंज्यूम करता है वो हीट में ट्रांसफर कर देता है, हीट के फॉर्म में कर देता है। जैसे समटाइम्स आप देखते होंगे कि फ़ोन गर्म हो रहा है, हमारा चार्ज में लगा है, फ़ोन गर्म होने लगा, लैपटॉप गर्म होने लगा, कंप्यूटर गर्म होने लगा, एनीथिंग जो भी डिवाइस गर्म हो रही है, मतलब क्या है कि बस एक ही रीज़न है कि उसमें क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस का ही काम होता है जो कि जो एनर्जी ड्रॉप होता है उसको किस में कर देता है, हीट डिसिपेशन करता है, वो हीट में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। तो आपको अभी तक समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस कैसे वोल्टेज ड्रॉप करता है, इंडक्टर कैसे और कैपेसिटर कैसे। ठीक, 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप समझ चुके होंगे ये चीज़। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और जो मैं बात बोल रहा हूँ अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर मैं आगे पढ़ाऊँ। अगला जो टॉपिक है वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है R=ρL/A। बात आती है रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता। रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा पैसिव एलिमेंट है जो कि करंट को कंज्यूम करता है। समटाइम्स क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है, लोग बोलते हैं कि ये करंट के अपोज करता है, बिल्कुल, बट वो अपोज नहीं करता है, वो कंज्यूम करता है। यहाँ पे 5 करंट आ रही है, 5 एम्पियर करंट आ रही है, तो यहाँ पे जो मिलेगी वो लेस देन ही 5 मिलेगी, 5 से कम ही मिलेगी, 5 से ज़्यादा नहीं मिल सकती है। तो कहने का मतलब कि ये क्या हुआ, यहाँ पे 5 से कम मिल रही है, 4 मिल रही है, 3 मिल रही है, 4 पॉइंट समथिंग मिल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट 5 से कम ही मिलेगी। तो कहने का मतलब बाकी की करंट कहाँ गई, ये क्या कर लिया, रेजिस्टेंस कंज्यूम कर लिया, ना कि उसको रोक दिया। इधर अगर रोकता तो भाई इधर ही रह जाती ना, कंज्यूम कर लेता है, वो क्या कर लेता है, एनर्जी को कंज्यूम करके हीट में क्या करता है, डिसिपेट करता है उसको, हीट में क्या करता है। तो ये एक कंसेप्ट होता है, ये क्या होता है, कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि R=ρL/A। R= क्या होता है, ρL/A। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो L के प्रोपोर्शनल और A के क्या होता है, रेसिप्रोकल। ओके, A के क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो कहने का मतलब कि L के प्रोपोर्शनल है, A के क्या है, रेसिप्रोकल है। ओके, और जो रो होता है, यहाँ पे रो भी तो है, रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसी का दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो का। ठीक है, तो जो R होता है वो L पे डिपेंड करता है और A पे। यदि किसी वायर की लेंथ को बढ़ाएं तो R बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएं तो R घटेगा। ओके, यदि किसी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाएं तो R बढ़ेगा, यदि किसी वायर के लेंथ को घटाएं तो R घटेगा। तो ये आप हमेशा माइंड में रखिएगा। यहाँ पे L जो है लेंथ था वायर, और A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, थर्ड इज, अब बात आती है यहाँ से देखिए, बात आती है रो की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। कई आदमी बोल सकता है कि यहाँ से रो इक्वल टू हो जाएगा RE/L। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RE/L। तो कितने लोग बोल सकते हैं कि जो रो है वो A और L पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूले से रो है वो A और L पे डिपेंड कर रहा है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है, रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का स्पेसिफिक टर्म है। हिंदी में बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की विशेषता है, रेजिस्टेंस की विशेषता है। ओके, तो यहाँ पे जो A और L है इससे इसको कोई मतलब नहीं है। ये रो जो है वो टाइप्स ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। ठीक, तो आप एक नोट लिख सकते हो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, नहीं तो जो अगला टॉपिक है वो ये है,
रो है, नोट रो इज rho is only depend on types of material and temperature coefficient rho is only dependent types of material and temperature coefficient. ओके, रो जो है वो टाइप्स ऑफ मटेरियल टेम्परेचर कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, ना कि एल और ए पे। देखेंगे कैसे, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ओके, पहले लिखेंगे फिर समझ जाएंगे। क्वेश्चन इज, एक वायर है जिसकी लेंथ 4 गुनी और जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 2 गुना कर दिया जाता है। मतलब L1 क्या है, L है, L2 क्या है, 4L हो जा रहा है, और A1 क्या है, A है, और A2 क्या हो जा रहा है, 4A हो जा रहा है, 2A हो जा रहा है। एक वायर है जो फर्स्ट में क्या है, L लेंथ क्या है, बाद में क्या कर रहा है, उसको खींचा जा रहा है, स्ट्रेस किया जा रहा है, और स्ट्रेस करने के बाद उसकी जो लेंथ है 4 टाइम्स हो जा रही है, और फिर उसको कब कंप्रेस किया जा रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप स्ट्रेस करोगे तो ऑलरेडी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका क्या होगा, घटेगा, वायर पतला होता जाएगा। जैसे जैसे आप स्ट्रेच करोगे वैसे वैसे क्या होता है, पतला होता जाएगा, और जब पतला होता जाएगा तो जो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब दिस पोर्शन क्या होता जाएगा, और पतला होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या कर रहे हो, उसको स्ट्रेच कर रहे हो। अरे मेटल आप बढ़ा नहीं रहे हो, मेटल तो वही है ना, इसी मेटल के साथ ही तो उसको स्ट्रेस होना है ना। तो जब इसी मेटल के साथ उसको स्ट्रेस होना है तो ऑटोमेटिकली जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगी, कम होगी। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगी तो देखो 2A हो गई है। ओके, तो आप जितना लेंथ बढ़ाओगे उतनी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगी, कम होगी। तो क्रॉस सेक्शनल जब 4L हो रहा है तो ये क्या हो रही है, 2A। तो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब R2 और रो2, यहाँ पे मान लो रो1 की वैल्यू क्या है, रो क्या है, रो1 की वैल्यू क्या है, 3 ओम मीटर। ये पहले है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जबकि ना ही आप स्ट्रेस किए हो ना ही कंप्रेस किए हो। स्ट्रेस और कंप्रेस करने के बाद आपके पास जो रो2 है वो क्या होगा और R2 क्या होगा। ओके, तो देखते हैं R1 इक्वल टू क्या है, रो L अपॉन ए। ओके, R2 इक्वल टू क्या है, रो1 L अपॉन ए। ओके, ये छोड़ देते हैं। R2 इक्वल टू क्या है, रो L2 अपॉन A2। तो R2 इक्वल टू जो है वो हो जाएगा रो, क्या हो जाएगा, रो L2 की वैल्यू क्या है 4L, और A2 की वैल्यू क्या है 2A, 2 2 4। R2 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2R1 के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2R1 के बराबर। कहने का मतलब कि R2 होगा वो R1 का 2 टाइम्स होगा। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे रो1 रो2 क्यों नहीं लिखा, रो क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि मैं पहले ही लिखवाया था कि जब तक आप वायर के मेटल को चेंज नहीं करोगे या टेम्परेचर कोफिशिएंट को चेंज नहीं करोगे तब तक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध वही बना रहेगा जो कि पहले है। पहले क्या है, 3 मीटर। जब आप अभी तक तार को खींचा, तार को कंप्रेस किया, बात तो एक ही मेटल की हो रही थी। हमने तो ये नहीं बोला ना कि आप दूसरा तार ले आओ फिर उसको स्ट्रेच करो फिर कंप्रेस करो, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, कोई कंडीशन ऐसा नहीं दिया। पहले कंडीशन को ही हम स्ट्रेच और कंप्रेस कर रहे थे, तो इसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ओम मीटर। तो क्वेश्चन बन जाता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो जब तक टाइप को नहीं बदलोगे, दूसरा मेटल चेंज नहीं करोगे या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट चेंज नहीं करोगे, तब तक क्या रहेगा, वही रहेगा जो कि पहले था। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आर एंड रो कहने का मतलब रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आप इसको ध्यान में रखना, कंपटीशन में आता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें और शेयर तो जरूर करें। कहने का मतलब आप बस इसको देखें,
जितने मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप बस इसको देखें, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा टर्म और बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग नोट्स आपके पास होंगे जब आप इसको देखेंगे तो। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम बता देते हैं क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक, इसके बाद भी कुछ बेसिक्स हैं उसको भी लेके आएंगे, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर बाकी के कम्बाइनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, फिर ऐसे ही केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, काफ़ी तरह के थ्योरम्स, नॉर्टन, थेवेनिन, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम, फिर एसी फंडामेंटल, बाकी बहुत सी सारे टॉपिक्स हैं तो हम इसको लेके आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।